नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज फिर से आपसे वेदांत के बारे में डिस्कशन करने आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि सत्य और चेतना और विवेक में क्या फ़र्क होता है। आज जो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं, आचार्य जी क्या विवेक और बुद्धि प्रकृति के ही है, और क्या विवेक बढ़ने से सत्य का चुनाव भी प्रभावित होता है। आचार्य जी कहते हैं इसके जवाब में, बिल्कुल, विवेक के बढ़ने का मतलब ही यही है कि जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं में जो निरंतर आपके निर्णय होते हैं उनमें आप और ज़्यादा तीव्रता से सत्य का ही चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि चुनना तो बार बार पड़ता है, रोज़ ही पड़ता है हमें। हाँ, दिन में पता नहीं कितने निर्णय लेते हैं हम अपनी ज़िंदगी में। तो पहली बात, कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है आपके चुनाव में। दूसरी बात, कितनी आवृत्ति है, कितनी फ्रीक्वेंसी है सत्य के चुनाव में। ये दोनों बातें देखनी होती है। इन्हीं दोनों बातों से विवेक तय होता है और इन दोनों में ही घपले का काम हम कर देते हैं। अगर आप खुद से ही पूछेंगे ना कि हृदय की गहराई में अगर झांकेंगे अपनी, तो आप पाएंगे कि सच्चे काम के पीछे कोई वजह होती नहीं है, सच अपनी जगह आप होता है। सच्चे काम की यही पहचान होगी, उसके पीछे कोई बहुत ठोस कारण आप बता नहीं पाएंगे। हाँ, बातचीत में किसी को आप ये यूँ ही किसी को थमाने के लिए कोई सस्ता आपको कारण बताना हो तो आप बता सकते हैं, पर आप खुद से ही पूछेंगे हृदय की गहराई में तो आप पाएंगे सच के पीछे कोई वजह नहीं होती, सच अपने आप में ही आप होता है। और निराधार तो वास्तव में सिर्फ सच्चाई होती है। सच्चाई के ना आगा ना पीछा, उसका कोई आधार नहीं होता, वो बस ऐसे ही है। क्यों है? नहीं, ऐसे ही है बस। बुद्धि प्रकृति की होती है, अहम भी प्रकृति का ही होता है, और अहम के पास जो ताकत है, अधिकार है, वो अपने लिए कष्ट चुन सकता है या मुक्ति, आनंद, सहजता, ये भी समझ लो कि प्रकृति के पास ही होता है। सत्य के पास कोई अधिकार नहीं होता। सत्य के पास ना अधिकार है ना आधार है, तो अधिकार किस पर चलाएगा सत्य। सच्चाई तो यह है कि सच के पास कोई अधिकार होता ही नहीं है, वो अधिकार का प्रयोग करेगा किस पर, वहाँ तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए हम सत्य को निराधार कहते हैं, मतलब इसकी कोई पहचान होती नहीं सत्य की, कोई आधार नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, बस सत्य ही होता है वो। बुद्धि, तर्क, स्मृति, बल, समय, स्थान, ये सब अहम को उपलब्ध संसाधन है। अब अहम पर निर्भर करता है कि वो इनका उपयोग कैसे करता है। आई होप आप समझे होंगे कि हम अपने ही ये हमारा ही चुनाव होता है ज़िंदगी में। जितने भी दिन में हम चुनाव करते हैं या निर्णय लेते हैं या ज़िंदगी में कुछ भी निर्णय लेते हैं, ये सब हमारा अपना ही चुनाव होता है। अब हम किसको चुनते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, हम पे निर्भर करता है। तो जितना मैं समझ पाई मैंने आपको समझाया। आप ये वेदांत बुक जो आचार्य प्रशांत ने लिखी है, ये आप ख़रीद सकते हैं आचार्य प्रशांत की वेबसाइट से या अमेज़ॉन से। ठीक है, आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि बहुत कुछ समझ आएगा आपको, धर्म का वास्तविक अर्थ समझ आएगा। और अब जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप देखेंगे रक्षाबंधन का अर्थ ही जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, उससे बिल्कुल विपरीत है रक्षाबंधन का अर्थ। रक्षाबंधन का जो रक्षाबंधन त्यौहार मनाया जाता है वो इस चीज़ को लेके मनाया जाता है, इससे ये समझ आती है कि क्योंकि क्या होता है, एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और वो उम्मीद करती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करेगा, बदले में उसका भाई उसको रक्षा करने की प्रॉमिस करता है। तो इससे क्या साबित होता है कि लड़की कमज़ोर होती है, किसी भी रूप में हो, कमज़ोरी दिखाया गया लड़की को। क्यों चाहिए लड़की को रक्षा क्यों करनी है, क्यों चाहिए किसी मेल की रक्षा। लड़की क्यों ना खुद अपने ही बलबूते पे अपनी रक्षा खुद कर सके, वो इतनी कैपेबल बन जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए मेंटली फिजिकली कि उसको किसी मेल की ज़रूरत ही ना पड़े रक्षा करने के लिए। अगर रक्षा करनी ही है ना, वास्तविक अर्थ राखी रक्षाबंधन का, अगर रक्षा करनी है तो उन जीवों की कीजिए जो बेचारे मर रहे हैं इस अर्थ पे, उन पेड़ों की कीजिए, अपनी नदियों की कीजिए। और ये असली में रक्षा तो इनकी होनी चाहिए जो नॉनवेज के नाम पे जीव रोज़ कट रहे हैं, कितने कितने करोड़ों जीव रोज़ कट रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए हमें रक्षाबंधन के दिन। हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। यही रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। थैंक यू।